राइट आंसर। इफ द रेडियस ऑफ पिच सर्कल ऑफ गियर इज 50 mm, रेडियस ऑफ द पिच सर्कल जो पता है ना बेटा, पिच सर्कल क्या होता है, उसका रेडियस है 50 mm, वैल्यू ऑफ अडेंडम इज 5 mm, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल। इतना इजी क्वेश्चन, लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए इसके बारे में, ये सब कुछ दिया क्या है। ठीक है, तो 30 सेकेंड आपके पास, तो बता दीजिए। पिच सर्कल जो है, पिच सर्कल उसका जो रेडियस है वो 50 है, अडेंडम का वैल्यू जो है 5 mm है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल। चलिए ये देखिए मेरे बच्चा, अगर आप देखोगे हमारे पास एक होता है बेस सर्कल, एक होता है यहां पे अगर आप टीथ बना दोगे, मान लीजिए इस तरह से टीथ बनाते हैं, और यहां पे हमारे पास क्या होता है कि एक ये देखिए अडेंड, ये अलग कलर से बनाते हैं बेटा, ये अडेंडम सर्कल यहां होता है, ये अडेंडम सर्कल होता है, यहां पे पिच सर्कल होता है, ये पिच सर्कल है। तो ये यहां से लेके कह रहा है कि हमारे पास, ये देखेंगे, ये देखिए यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस है वो दे रखा है 50, अडेंडम ये होता है अडेंडम, अडेंडम दे रखा है 5, तो बताइए कि अडेंडम रेडियस कितना होगा, यहां से यहां कितना होगा, 50 ये 5 ये 55 हो गया, तो 55 इज द राइट आंसर, 55 इज द राइट आंसर, 55 इज द राइट आंसर। समझ आ गया बेटा, समझ आ गया, 55 इज द राइट आंसर। कोप्लेनर है नॉन कोप्लेनर समझा दो। देखिए बेटा, को आप, हमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि प्लेन नहीं समझ आता हमें। इसमें बच्चे ने डाउट पूछा है कि सर कोप्लेनर एंड कंकरेंट एंड और पैरेलल और इंटरसेक्टिंग का बता दो, ये क्या होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। देखो बेटा, सिंपल सी बात ये है कि हमारी दुविधा ये है कि हमें प्लेन ही नहीं पता क्या होता है। सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हमें प्लेन नहीं पता क्या होता है। देखो मेरे बच्चा, अगर आप कहीं पे फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाना बहुत ही सिंपल सी बात है, किस तरह से हमने लगाना है ये देखो। ये क्लासिफिकेशन होती है बेटा, और इसमें आप देखते हो कंकरेंट फोर्सेस आते हैं, पैरेलल फोर्सेस आते हैं, कोप्लेनर आते हैं, नॉन कोप्लेनर आते हैं, ये सारी चीजें क्या है उसको सुनिए ध्यान से। बेटा अगर मान लीजिए ये एक रूम की दीवार है, आप रूम में बैठे हो, रूम में बैठे हो, आप यहां बैठे हो, मान लीजिए मैं ऐसे बैठता हूं, मैं आप ऐसे बैठे हो, आप अपनी राइट साइड वाली दीवार के ऊपर जोर लगाइए, ऐसे राइट है, राइट साइड की दीवार, आपके राइट साइड की दीवार को आपने गिराना है। आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई आ जा मेरे भाई, 5-6 भाई को बुलाओगे, उसको कहोगे सारे मिलके 10 भाई मिलके धक्का लगाओ। वो कहां धक्का लगाएंगे, वो इधर ही लगाएंगे ना, बात को समझना। वो किधर लगाएंगे, राइट साइड वाली दीवार के ऊपर जोर लगाएंगे, और सारे किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से, इसी तरह से लगाएंगे। ये एक ही प्लेन के ऊपर जोर लगा रहे हैं और सारे पैरेलल लगा रहे हैं, सारे इस तरह से कोई इस तरह से लगाएगा दीवार के ऊपर जोर, कोई इस तरह से लगाएगा, नहीं लगाएगा, हमेशा हर बंदा इस तरह से जोर लगाएगा। वो अलग बात है गिरा नहीं पाते, मान लीजिए चलो आप कह लो कि कच्ची दीवार बनी है, मिट्टी की बनी है ना, वो तो हमने सब भाइयों ने मिलकर ऐसे गिराना है, तो ये क्या हो गया, ये पैरेलल हैं सभी और एक ही प्लेन के ऊपर जोर लगा रहे हैं। मैं कहता हूं मान लीजिए इस दीवार को गिराना है, लेकिन एक भाई उल्लू है मेरा, मैंने बोला इस दीवार को आ जाओ सारे जोर लगाते हैं, हम 9 भाई इधर दीवार पे जोर लगा रहे हैं, एक आके इस दीवार के ऊपर जोर लगाने लग गया, तो हम क्या कहेंगे, उल्लू हो गया। इस प्लेन को गिराना है, इस प्लेन को नहीं, प्लेन को समझो, इस प्लेन को नहीं, ये प्लेन अलग है, ये नॉन कोप्लेनर होगी फोर्स। वो क्या थी, 10 के 10 भाई इसी दीवार के ऊपर जोर लगाते सामने वाली पे। मैं इस पे बोल देता हूं कि इस दीवार के ऊपर 10 के 10 भाई जोर लगा रहे होते, ऐसे 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 ऐसे, तो ये कोप्लेनर है और हमारे पास पैरेलल है। लेकिन सारे इधर जोर लगा रहे थे, एक भाई इधर जोर लगाने लग गया दूसरी दीवार पे, वो कहते हैं नॉन कोप्लेनर है। और पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि ये तो इधर है ये इधर है, पैरेलल कहां से हो गया, ये पैरेलल हो गया क्या, नहीं हुआ, ये पैरेलल थोड़ा ना, ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये इंटरसेक्टिंग हो गए। तो आपको समझना पड़ेगा,
आपको फोर्स को समझना पड़ेगा। कंकरेंट फोर्स क्या है? कंकरेंट क्या है? जो एक ही पॉइंट से शुरू हो या एक ही पॉइंट पे एंड हो जाए जाके। अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं किसी के ऊपर फोर्स लगाता हूं, मान लीजिए मैं इस तरह से एक कुछ भी इस तरह से बना लेता हूं, चलो इस तरह से बना लेता हूं। आपने बोला कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन सभी जाकर एक ही पॉइंट पे मीट करने लग गए, तो ये कंकरेंट हो गए, कंकरेंट हो गए फोर्सेस। ठीक है, तो बेटा पैरेलल, कोप्लेनर, प्लेनर, ये सब आपको समझने पड़ेंगे। देखो मैं सिर्फ इसी दीवार के ऊपर जोर लगाता, इसी दीवार, ये दीवार दिख रही है, ये दीवार जो है मैं इस तरह से बताता हूं, ये देखिए ये वाली दीवार। हमारी दुविधा यही है बेटा, हमें फोर्सेस या कुछ भी हम जिंदगी में तो सोचते ही नहीं कहां पे लग रहा है ना, हमें बुक्स में दिखता है, लेकिन सारी जगह पे, हर जगह पे हम, देखो आप खड़े हो, ऐसे खड़े हो, हम सब खड़े हैं, हम सब खड़े हैं, तो ये नीचे वाले प्लेन के ऊपर जोर लगा रहे हैं हम सारे, तो ये पैरेलल है और कोप्लेनर है, पैरेलल और कोप्लेनर है। हम सारे एक छत के ऊपर दीवार नीचे खड़े हैं, तो खड़े हैं, तो ये क्या हो गया? कोप्लेनर फोर्सेस हो गए। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसे दीवार के साथ टच करके खड़ा हो जाता है, तो ये टेढ़ा भी हो गया और दो प्लेन के ऊपर जोर लगा रहा है। तो हमारे पास मेरा बच्चा एक बंदा यहां पैरेलली इस तरह से इसी दीवार को गिराने के लिए जोर लगा रहे हैं, ये देखो प्लेनर, प्लेनर, प्लेनर है। लेकिन एक बंदा आया आप में से, वो कहता नहीं भाई मैं तो इस दीवार को गिराने में जोर लगाऊंगा। तो पैरेलल तो है, ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल है, देखो पैरेलल है दोनों, लेकिन प्लेन अलग अलग है। अब ये जो प्लेन है वो डिफरेंट है, ये वाला प्लेन। तो भाई को कहेंगे भाई क्या कर रहा है यार, इधर इस दीवार को गिराना है, उस दीवार को नहीं गिराना। तो कहां तू जोर लगा रहा है? ये देखो, ये नॉन कोप्लेनर हो गए फोर्स, लेकिन पैरेलल है। और लेकिन एक बंदा आप में से आया, वो बंदे को अकल नहीं थी, वो दीवार को गिराने के लिए ऐसे जोर लगा रहा है, खड़ा होकर ऐसे, ऐसे कौन जोर लगाता था दीवार गिराने के लिए? ऐसे कभी देखा है क्या? ऐसे कभी जोर ऐसे लगा रहा है, और वो ऐसे लगा रहा है खड़ा होके इस दीवार पे ऐसे। आप कहोगे क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहा है? पैरेलल लगानी है सबने। तो ये दोनों नॉन पैरेलल हो गए, नॉन पैरेलल है, लेकिन लेकिन कोप्लेनर है। प्लेन देख लो दोनों का सेम है, प्लेन उसी पे लगा रहा है जोर, लेकिन ये नॉन पैरेलल हो गए। अब तो समझ आ गया कि नहीं? अब तो समझ आ गया या नहीं? ठीक है, समझ आना चाहिए बेटा। जब आप लड़ाइयां करते हो ना, जब आप दो भाई के साथ कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते हो कि मुझे दे कुर्सी, वहां पे भी आप दिमाग लगा के देखो कि क्या चलता है। वो कहता है कुर्सी को एक तरफ से इधर खींचता है, वो इधर से खींचता है, दोनों पैरेलल लगाते हैं फोर्सेस। चलिए बहुत कुछ है करवाने को तो, ठीक है चलिए आगे। ओके, अडेंडम सर्कल आप देख लीजिए, ये अडेंडम सर्कल है, ये पिच सर्कल है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ आइसोक्रोनस गवर्नर? आइसोक्रोनस गवर्नर का सेंसिटिविटी का क्या वैल्यू होगा? चलिए इसका बता दीजिए बेटा, चलिए लीजिए, इसको बताइए बेटा। ओके ग्रेट, तो इसका राइट आंसर बेटा इंफिनिटी। इंफिनिटी एक होता है सेंसिटिवनेस, सेंसिटिवनेस वो होता है कि रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड। लेकिन सेंसिटिविटी जो होता है, सेंसिटिविटी वो उल्टा आ जाता है, इसका उल्टा मतलब n अपॉन n1 माइनस n2। और जब आइसोक्रोनस गवर्नर होता है, अब आइसोक्रोनस गवर्नर में हमारा रेंज ऑफ स्पीड जो होता है वो जीरो होता है। रेंज ऑफ स्पीड मतलब n1 माइनस n2 जो होगा वो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वन ये n बाई जीरो कर देंगे तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा, इनफाइनाइट। आइसोक्रोनस गवर्नर जब हम देखते हैं, आइसोक्रोनस गवर्नर जो होता है, आइसोक्रोनिज्म जो होती है, उसमें इनफाइनाइट सेंसिटिविटी होती है।
मतलब आपके पास जब मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मेन हम चाहते क्या है, हम तो ये चाहते हैं कि हल्की सी स्पीड इंक्रीज हो, हमारी हाइट चेंज हो, स्पीड चेंज हो, हाइट चेंज हो, गवर्नर के अंदर रेडियस चेंज हो, हाइट चेंज हो। लेकिन कई बार अगर गड़बड़ हो जाता है, आपका गवर्नर खराब हो जाता है, अलग अलग हमारे पास रेंज ऑफ, मेरे पास रेडियस आ रहा है, स्पीड अलग अलग आ रही है, लेकिन फिर भी हाइट जो है वो चेंज नहीं हो रही, तो आइसोक्रोनिज्म मतलब खराब हो गया गवर्नर, सीधी सी बात ये है। चलिए, द कर्व फॉर्म्ड बाय द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ टूथ इज नोन एज। फेस और फ्लैंक ये नहीं पता, तो भाई क्या करेंगे हम, तो फेस हमारे पास कहां होता है, फेस और फ्लैंक, ये देखिए ये है फेस, ये देखिए ये फेस बोलते हैं, हाफ पोर्शन को, ऊपर वाले पोर्शन को, टूथ के ऊपर वाले पोर्शन को फेस बोल देते हैं, ये देखिए। और फ्लैंक हमारे पास होता है इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला जो है पोर्शन, वो हम यहां पे दिखाते हैं, ये देखिए ये फ्लैंक है, ये फ्लैंक है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो होता है ये कर्व जो होती है, तो मेरे पास क्या है, ये वाली कर्व, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बेटा प्रोफाइल, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोफाइल बोलेंगे। तो प्रोफाइल इज द राइट आंसर, प्रोफाइल इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। सर सेंसिटिविटी 0 कब होगी, सेंसिटिविटी कौन सा गवर्नर, बेटा देखिए सेंसिटिविटी को आपको समझना पड़ेगा, सेंसिटिविटी क्या चीज है और सेंसिटिवनेस क्या चीज है। सेंसिटिविटी आप देखते हो तो उसमें क्या आ रहा है हमारे पास, मीन स्पीड जब 0 हो जाए, अब मीन स्पीड 0 करना ये कहां से आ जाएगा, तो ये कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। चलिए आगे, ओके चलिए, द स्ट्रेंथ इक्वेशन फॉर रिवेट इन सिंगल शियर, सिंगल शियर जब होता है तो मेरे पास मेरे बच्चा मान लीजिए एक प्लेट है, इस तरह से एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और यहां पे एक रिवेट लगा रखा है, ये रिवेट लगा दिया मैंने, ओके ये लगा दिया, तो ये यहां से कटेगा, ये यहां से कटेगा, राउंड है तो ये कैसा आएगा, π/4 d स्क्वायर इंटू टाउ। तो मेरे पास कौन सा आंसर आ गया, ए इज द राइट आंसर। चलिए, द सब्सटेंस यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस, वह कहता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या लगाते हैं, रेफ्रिजरेंट, सॉल्वेंट, लुब्रिकेंट। अरे मेरे बेटा लुब्रिकेंट, बच्चों जैसे क्वेश्चन मत पूछे तो ज्यादा अच्छा है। चूज द प्रिंसिपल विच इज नॉट यूज्ड इन द सॉल्यूशन मेकिंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ जो रिलेशन रखते हैं ऐसे जो है वो प्रिंसिपल कौन सा इसमें नहीं लगता, प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी, प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, तो इसमें से कौन सा नहीं लगता। तो मेरे बच्चे इसमें से जो नहीं लगता वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हमारे पास एनर्जी उतनी की उतनी रहेगी, ऐसा कोई भी प्रिंसिपल हम फ्रिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नहीं लगाते। वर्क एंड एनर्जी का लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लगा सकते हैं, डी एलेम्बर्ट्स होता ही फ्रिक्शन के लिए है। सो ए इज द राइट आंसर। द टर्म जी एंड थीटा, जी क्या होता है बेटा, मॉडुलस ऑफ रिलेटिविटी, मॉडुलस ऑफ रिलेटिविटी, तो और थीटा, थीटा क्या होता है, तो एंगल कितना आप टर्न करें, एंगुलर डिफ्लेक्शन होता है, तो हमारे पास ये सी इज द राइट आंसर। इसके अंदर पूछा है जी और थीटा क्या है, जी और थीटा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिलेटिविटी एंड एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ शाफ्ट। चलिए, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स, देखिए एंड द सरफेस इज 20, एक सरफेस है हमारे पास और एक मेरे पास बॉक्स पड़ा है, यहां पे हम बना देते हैं कि यहां पे एक बॉक्स पड़ा है, और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे वो म्यू है, वो है 0.2 विच प्रिवेंट द बॉक्स फ्रॉम स्लाइडिंग, स्लाइड नहीं करने दे रहा, ये म्यू जो है फ्रिक्शन नहीं स्लाइड करना। इफ द बॉक्स डी एक्सेलरेट विद ए, मतलब ये है बॉक्स जो है वो ए की स्पीड से कम हो रही है उसकी स्पीड, कैलकुलेट द डी एक्सेलरेशन इफ द फोर्स अप्लाइड इज एम ए। तो अगर इसको एम ए फोर्स लगा रहे हो एम ए, तो इसके कारण आप फोर्स लगा के लेके जा रहे हो, लेकिन उसके कारण डी एक्सेलरेट हो रहा है, ये म्यू उसको रोक रहा है। तो हमारे पास क्या पूछा हुआ है, देन कैलकुलेट द डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन आपको पता करना है कितना है। तो इस केस में आप क्या करोगे, देखो मेरे बच्चे हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या है, ये नीचे की ओर mg फोर्स, mg क्या है इसका वेट, और उसका रिएक्शन कितना मिलेगा ऊपर की ओर r। अब मेरे पास देखिए F जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या होता है म्यू आर, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है म्यू आर होता है फ्रिक्शनल फोर्स।
और अगर आप देखोगे फोर्स जो इसको खींच रहा है वो क्या है, एम ए, मतलब इन दोनों को इक्वल कर सकते हो आप। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स हो रहा है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स जो इसको मूव करने में काम आता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दोनों इक्वल कर दीजिए, दोनों इक्वल कर दीजिए, म्यू आर इज इक्वल टू एम ए, और हमारे पास आर क्या है, आर इक्वल टू एम जी है, आर इक्वल टू क्या है, एम जी। लीजिए मेरे बच्चे, ये हमारे पास आ गया, और एम से एम कट जाएगा, ओके, और जी आपको पता है, म्यू आपको पता है, बस और क्या करने रह गया, कुछ भी नहीं, ए आप निकाल दोगे, म्यू कितना है 0.2, जी कितना है 9.8, तो इससे आप वैल्यू आप निकाल दो जी, ठीक है, निकाल दोगे तो ये आपके पास क्वेश्चन जो हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे, चलिए आगे चलिए, ओके। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.2, तो 2 मीटर पर सेकंड के, अगर इसको मैं 10 ले लेता हूं तो 2 के करीब आ जाएगा, 2 तो दे रखा है, तो इसको 10 ले लीजिए, 0.2 इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इन द सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर 0.1। तो शियर स्ट्रेस आपको पता करना है, ओके, और मेगा पास्कल में आंसर देना है आपको, मेगा पास्कल में। इन द सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, एक शाफ्ट है जो क्या है, सॉलिड है और सर्कुलर शाफ्ट है, ये रही, और इसका डायमीटर जो है, डायमीटर दे रखा है 0.1 मीटर, विच इज सब्जेक्टिव टू टॉर्क, एक टॉर्क लग रही है इसके ऊपर, टॉर्क लग रही है कितनी, 10 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारे पास टाउ निकालना है बेटा, टाउ निकालना है, जल्दी से, अगर आपको आता है तो करिए, नहीं तो वेट कीजिए। लीजिए बेटा, इसको क्लिक कीजिए और आंसर बता दीजिए, जल्दी से बेटा। जल्दी से क्विक। चलिए, नहीं चलो कोई बात नहीं बच्चों, आपको करना तो पड़ेगा बेटा, टी बाय जे टाउ बाय आर, इस इक्वेशन को लगाना है हमें, बस और कुछ नहीं, इस इक्वेशन को लगाना और काम खत्म। टी हमें दे रखा है बेटा 10 किलो, किलो मतलब 10 की पावर 3, जे क्या होता है, जे होता है पाई बाय 32 डी की पावर 4, पाई बाय 32 डी की पावर 4, पाई 32 ऊपर ले जाइए, 32 बाय 32 डी की पावर, डी कितना है 0.1 की पावर 4 इक्वल टू टाउ निकालना है, आर कितना है 0.1 का हाफ बाय 2 कर दीजिए, तो टाउ निकाल दीजिए बेटा, कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर जो आएगा 50.93 आ जाएगा। लीजिए बेटा, ये आंसर आ जाएगा, बस आपको ये समझना था कि ये करना कैसे है, क्या क्या गिवन है, उसी के हिसाब से हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या लग सकता है इसके अंदर फॉर्मूला। टी बाय आईपी, टी जे मतलब जे को आईपी भी बोल देते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टी बाय जे टाउ बाय आर, ये फॉर्मूला लगा के हम आंसर निकाल देंगे। चलिए आगे, The Young's modulus and thermal stress developed in the steel rod of diameter 2 cm and length of 2 meter is 200 gigapascal। तो Young's modulus and thermal stress हमारे पास दे रखा है, Young's modulus E हमारे पास दे रखा है, और ये दे रखा है कितना 200 गीगापास्कल, और हमारे पास थर्मल स्ट्रेस दे रखा है कि थर्मल स्ट्रेस कितना हो रहा है उसके अंदर 288 मेगापास्कल, और डायमीटर ऑफ द रोड है, डाया है इसके बाद 2 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है, लेंथ है 2 मीटर, ओके। दिस एक्सपीरियंस हीटिंग फ्रॉम टेम्परेचर 30 to 150, टेम्परेचर जो है वो पहले था 30 और फिर हो गया टेम्परेचर 150। The rod has been restricted in its original position, इसको दबाया गया यहीं पे, तो अल्फा बताइए कितना है, तो अल्फा बताइए कितना है, कर सकते हो बेटा, कर सकते हो या नहीं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा, या मुझे ही करवाना पड़ेगा। ये बड़ी दुविधा बेटा, आप में से बच्चे जो हैं स्पीड अप नहीं करते हैं तो हमें ही करवाना पड़ता है, आखिरकार हमें ही यहाँ पे आना पड़ता है। चलिए
तो थर्मल स्ट्रेस जो है वो क्या होता है, अल्फा ई डेल्टा टी, बस। अब ये कि ई दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है, थर्मल स्ट्रेस दे रखा है, हमें करना क्या, कुछ भी नहीं, ये फालतू की चीजें दे रखी है, हमें जरूरत ही नहीं है इनकी, हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। तो इसी में से अब फालतू देने के कारण हम उलझ जाते हैं। थर्मल स्ट्रेस जो है वो कितनी है, थर्मल है 288 मेगा, मेगा कितना 10⁻6, और अल्फा, अल्फा हमें निकालना है, ई हमें गिवन है, ई कितना गिवन है 200 गीगा, गीगा कितना 10⁻9, डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज कितना है 150 और 30 में 120 का चेंज है, लीजिए 120, अल्फा निकाल दीजिए, बस अल्फा निकाल के आंसर ले लीजिए, अल्फा निकाल के आंसर है। द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इज डैश इन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब ये है क्वेश्चन जो है घुमाने वाला, ठीक है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, आप ये दिमाग लगाइए इसके ऊपर, या आपको कह सकते हो अगर सुना हुआ है तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। लीजिए बेटा, और जो भी ऑफलाइन देखता है, रिकॉर्डिंग देखता है, उसको भी कहता हूं बेटा, ये नहीं है ये कोई क्वेश्चन पुराने हो गए, ये वही क्वेश्चन रहने हैं, इसके कॉन्सेप्ट वही रहने हैं। आप भी क्वेश्चन जो करते हो जल्दी से दिमाग में आंसर सोचा कीजिए और अपने आप को नंबर दीजिएगा। अगर मैं 30 क्वेश्चन करा रहा हूं, 30 में से आपके कितने ठीक हो रहे हैं, जिस दिन आपके 30 में से 27, 25, 26, 27 इतने ठीक होने लग जाएं तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी है। और अगर 30 में से आपके 10 ठीक हो रहे हैं, 15 ठीक हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी कभी भी नहीं सही है। तो 30 में से अगर 10 ही हो रहे हैं तो बेवकूफ हो, अभी कोई तैयारी नहीं की आपने, अभी भी सिर्फ टाइम पास कर रहे हो आप। 30 में से 15 हो रहे हो, थोड़ी सी अभी तैयारी स्टार्ट ही की है आपने। 30 में से 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपकी तैयारी ठीक है, लेकिन अभी और करने वाली है। 30 में से 25 या 27 आपके आ रहे हैं, तब आप कह सकते हो कि हाँ सर मुझे कुछ आता है, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज कैसे बेटा, देखिए ये कह रहा है वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस कितनी होगी इन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर हो, देखो बेटा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पे होती है, अगर आप देखोगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है जब ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए, ये वाली मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है यहां पे। आपको याद हो मोहर सर्कल में हम देखते हैं कि ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की लाइन ये होती है। जब यहां पे कोई लाइन आती है तो हमें पता है कि यहां पे नॉर्मल स्ट्रेस हमें कुछ ना कुछ तो मिलता है। देखिए हमारे पास शियर स्ट्रेस 0 होता है जब प्रिंसिपल प्लेन होता है। प्रिंसिपल, देखिए एक याद रखना, प्रिंसिपल प्लेन पर, प्रिंसिपल प्लेन जब होता है, प्रिंसिपल प्लेन जब होता है तो प्रिंसिपल प्लेन जब होता है तो वहां पे शियर स्ट्रेस 0 होती है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैक्सिमम शियर अगर कहीं पर है तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ही, इसलिए नन ऑफ दिस होगा। द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर मे और मे नॉट बी 0, हो भी सकता है 0 और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है कुछ, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, इसलिए वो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। Which of the following column has the formula for the Euler's buckling load as pi square E by L square? तो मेरा बेटा देखो पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, ये एल ई स्क्वायर होता है, लेकिन एल ई जो है एल के इक्वल कब होता है, क्योंकि एल ई की जगह पे एल लिखा हुआ है, वो होता है जब 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 कॉलम दोनों तरफ से हिंज हो, दोनों तरफ से हिंज हो कॉलम, तब ये एल ई जो है एल के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे एल ई की जगह पे हम एल लिख देंगे, सिर्फ लीजिए एल लिख देंगे, तो हमारे पास कॉलम विद बोथ एंड हिंज आ जाएगा, राइट आंसर। If the maximum value of bending moment is in simply supported beam is 6.75 kilonewton and the diameter of the beam is 75 mm, calculate the maximum value of bending stress। तो अब कैसे निकालें, कहता है कि मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेते हैं, ये देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये लीजिए, और क्या है, कहता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है m, वो है 6.75 किलो न्यूटन मीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द बीम, मतलब ये बीम जो है वो एक इस तरह से शाफ्ट है, ये है इस तरह से, और डाया है इसका 75 mm। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस बताइए कितना होगा।
तो एम सिग्मा बी डायमीटर, इसको देख के एक चीज तो पता लग रही है क्या, ये फॉर्मूला है बेंडिंग मोमेंट का। बेंडिंग हम इक्वेशन जब लगाते हैं, एम आई इंजीनियर देन स्ट्रेस वाई, स्ट्रेस वाई, ये फॉर्मूला लगना है। एम हमारे पास है, आई हम निकाल सकते हैं क्योंकि डायमीटर हमारे पास गिवन है। वाई क्या होता है, वाई होता है हमारे पास यहां से लेके यहां तक का मैक्सिमम वैल्यू। तो वाई क्या है, डी का हाफ, डी का हाफ। तो सिग्मा बी हमारे पास निकालना है, एम हमारे पास है, आई हम निकाल सकते हैं। तो भाई रह क्या गया, और क्या रह गया, आई जो है हम वो निकाल सकते हैं, उन सब वैल्यूज को डालकर हम आंसर ले लेंगे बच्चे, और तो कुछ भी नहीं। तो हमारे पास इसके अंदर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो एम आई सिग्मा बी बाय वाई, ये फॉर्मूला लगाएंगे, और इसके साथ हम जब लगाएंगे दूसरा फॉर्मूला कौन सा, पाई बाय 32, ये हमारे पास आई आ गया, आई की वैल्यू लगाएंगे पाई आई, ओके। तो ये डी जो है डायमीटर, डायमीटर को आप मीटर में ले लो बेटा, डायमीटर मीटर में ले लो, मीटर में मतलब अगर 0.75 मीटर लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये मीटर में है, तो हम इसके हिसाब से फॉर्मूले से आपको आंसर दे सकते हैं, 0.075 बन जाएगा, एग्जैक्टली यही बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से आंसर दे सकते हैं। कर सकते हो या नहीं, कर सकते हो या नहीं, जल्दी से बताइए। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं कर सकते हो तो भाई हमें करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये दे रखा है, ये किलो न्यूटन में है, इसको किलो को 10 की पावर 3 लगा देना, और आई की वैल्यू जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाना और आंसर ले लेना। चलिए ठीक है बेटा, आपको पता लग गया। The value of principal stress at a point in a plane stressed element is sigma x इतना है, sigma y भी 500 है। Calculate the value of normal stress acting at the 45, तो ये आपको बताना है 45 डिग्री पे जब हमारे पास होगा तो उसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे बच्चा इसके अंदर फॉर्मूला जो है वो आप लगाएंगे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2, ये फॉर्मूला मतलब मैक्स, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दो होती हैं, ठीक है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दो वैल्यू होती हैं, तो वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है। जब नॉर्मल स्ट्रेस आप निकालते हो तो वो इस तरह से निकलती है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 और कोस 2 थीटा। लीजिए बेटा, बस इसको फॉर्मूला लगा लीजिए और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कर लोगे ये तो, 500 की वैल्यू और तो कुछ नहीं है, कोस 2 थीटा 2 थीटा, थीटा कितना 45 है, तो 500 1000 है, 1000 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 500 आ गया, तो ये तो हमारे पास कितना 500, ये तो हमारे पास जीरो ही हो जाएगा, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लो ये तो जीरो ही हो गया, तो ये आ गया 500, तो ये सिग्मा एन कितना आ गया 500, काम खत्म। ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, ये ज्यादा ही आसान हो गया। चलो, चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस और वेलोसिटी के टर्म्स में हमें बताइए, चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। लीजिए बेटा, ऑप्शन है और यहां पे आपको बताना है 26 का ABCD। लीजिए ऑप्शन है और आंसर बताइए जल्दी से, क्विक। नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट करनी है हमने। चलिए, सो डी इज द राइट आंसर बेटा, डी इज द राइट आंसर। जब एक्सेलरेशन निकालते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर कर देते हैं हमारे पास, और वेलोसिटी हमारे पास सीधा डिफरेंशिएशन हम वेलोसिटी का निकालते हैं, दोनों से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। चलिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन द सिंपली स्पॉटेड बीम विद कंसंट्रेटेड लोड P एट इट्स मिड पॉइंट। P अगर सिंपली स्पॉटेड बीम है, कहता है सिंपली स्पॉटेड बीम है, और ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है बीच में, तो हमारे पास P लग रहा है ये लोड, तो ये बताइए सेंटर में मिड स्पैन में मैक्सिमम कितना लगेगा। तो ये P/2 है, ये P/2 हो जाएगा, और ये बीच में हमें निकालना है यहाँ पे, है ना, तो हमारे पास ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये L/2 हो जाएगी, और ये कितने होगी L/2 यहाँ पे निकालना है। तो हमें तो सिंपल सा बेटा, ये ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है और डिस्टेंस P/2 इंटू L/2, बस PL/4 हो जाएगा, तो PL/4 इज द राइट आंसर, PL/4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, द फैटिग स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक मटेरियल कैन बी इंक्रीज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर।
कहता है फैटिग स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा? अंडर स्ट्रेसिंग करके। अंडर स्ट्रेसिंग मतलब जितनी स्ट्रेस वो सहन कर सकता है उससे कम लगाइए तो आपके पास फैटिग स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। द फॉर्मूला फॉर एक्सटेंशन इन द टेपर्ड रॉड L एंड द टेपर डायमीटर D1 एंड D2, अगर कहता है कि एक टेपर रॉड है, इस तरह से टेपर रॉड है बेटा, और D1 और D2 दो डायमीटर है, तो इसके कारण हमारे पास फॉर्मूला जो बनता है वो वाला फॉर्मूला आपको सीधा सीधा अगर फॉर्मूला पूछा है वो फॉर्मूला बताना है और कुछ नहीं करना। सो अगर कोई टेपर रॉड है और इसके ऊपर टेंसाइल लोड लग रहा है, इस तरह से टेंसाइल लोड लग रहा है, ये हमारे पास डायमीटर जो है D1 और D2 दो दे रखे हैं, तो इसके कारण जो फॉर्मूला बनेगा 4PL अपॉन पाई E B1 D2 बनेगा। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।